हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ संख्या 2 के पहले टॉपिक अर्थात विद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा की थी। और विद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा करके हमने कहा था विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या बोला था आपने। विद्युत फ्लक्स का मतलब आपने बोला था कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और साथ में आपने इसके गणितीय रूप में आपने बोला था फाई बराबर आपने प्राप्त किया था फाई ई, फाई से दर्शाते हैं इसको। और ये आपने प्राप्त किया था ई डॉट डी एस, मतलब विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का कौन सा गुणनफल? अदिश गुणनफल यानी डॉट गुणनफल। और उसका समाकलन हो गया ये। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये ई डी एस और डॉट का साइन अगर आप हटाते हो तो कोस थीटा लगा दिया आपने। यहाँ पे थीटा किसके बीच का कोण है? ई और डीएस के मध्य का कोण है। यहाँ पे थीटा किसके मध्य का कोण है? ई व डीएस के मध्य का कोण है। तो यदि आपको मान लीजिए कि वो जो कुंडली आपने ले रखी है उसके तल का कोण दिया जाए, मान लीजिए कि जो कुंडली है उसका तल जो है वो विद्युत क्षेत्र के साथ में कितना भी कोण बनाता है, तो आपको ई और डीएस के मध्य का कोण कैसे ज्ञात करना होगा? तल वाला जो कोण होता है उसको 90 में से माइनस कर देना, विद्युत ई व डीएस के मध्य का कोण आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इस पे आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने का हम प्रयास करेंगे, उसके बाद में हम अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे। देखिए पहला एग्जांपल, हालांकि आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था लेकिन दोबारा देखते हैं। देखिए हमें बोला गया है कि विद्युत क्षेत्र सदिश का मान है हमारे पास में 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर। एग्जांपल नंबर 1, विद्युत क्षेत्र का मान आपको दे रखा है 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर। वह विद्युत क्षेत्र सदिश 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश 5 गुणा 10 की घात माइनस 3 जे कैप मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल सदिश का मान आपको दे रखा है 5 गुणा 10 की घात माइनस में 3 जे कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? यहाँ पे हमें इसमें बोल रखा है कि विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत फ्लक्स का मान हम ज्ञात करने का प्रयास करें तो फाई का मान आपको ज्ञात करना है। फाई ई बराबर हमारे पास में क्या होता है? ई डॉट डीएस। अब देखो डी यानी अल्प क्षेत्रफल लेते हैं तब तो ई डॉट डीएस के साथ में समाकलन लगाना पड़ता है। अगर पूरा क्षेत्रफल लिया है तो केवल ई डॉट एस। ठीक है। तो यहां से हमारे पास में ई का मान हो गया 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप डॉट 5 गुणा 10 की घात माइनस में 3 जे कैप। अब इसको इससे गुणा कीजिए आप। तो देखिए डॉट गुणनफल में आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में कि जो डॉट गुणनफल होता है उसमें समान एकांक सदिश गुणा होते हैं। अगर आप इस जे कैप को इस आई कैप वाले से गुणा करोगे तो ये तो जीरो आ जाएगा। तो इसका इसके साथ में गुणनफल तो जीरो हो गया, प्लस इसको इससे गुणा कीजिए आप। तो यहाँ से हमारे पास में जे कैप डॉट जे कैप का मान तो हो गया 1, 10 की घात माइनस 3 है, 2 जीरो के कारण से 2 घातें कट जाएगी, 10 की घात माइनस का 1 बचेगा। 5 को गुणा किया आपने 3 से तो कितना आ गया यहाँ पे 15 और गुणा में बच गया 10 की घात माइनस में 1। ठीक है। तो यहाँ पे 10 की घात माइनस 1 का मतलब है 10 का भाग दे दीजिए, इसमें कितना आ गया 1.5 और इसका मात्रक हमारे पास में क्या हो जाएगा? वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है। दो मात्रक है, 3 मात्रक हमने देखे थे। एक तो आपने इसका ऐसा ही मात्रक देखा था वेबर उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसका मात्रक रखा गया है, जिसको उस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसका मात्रक रखा गया जिसने इसकी खोज की थी, वेबर। ठीक है। या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और तीसरा मात्रक आपने देखा था वोल्ट इंटू मीटर। 3 मात्रक आपने देखे थे इसके। अब अगला एग्जांपल देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र आपको दे रखा है कैपिटल ई। एक समान विद्युत क्षेत्र में दिया गया है कैपिटल ई में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। एक समान विद्युत क्षेत्र में एक बेलन को इस प्रकार से रख रखा है कि इसकी जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। हमें दर्शाना है कि बेलन से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो है ये कितना होगा? शून्य होगा। ठीक है। देखो देखते हैं, करते हैं प्रयास इसको हल करने का। एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास में 2। अब देखिए
आपको कोई एक समान विद्युत क्षेत्र दिया गया है जिसका परिमाण है कैपिटल ए। एक समान विद्युत क्षेत्र का अर्थ है कि हर बिंदु पे इस विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है, आंकिक मान जो है वो समान है, ठीक है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र है कैपिटल ई परिमाण का, इसमें आपने एक बेलन को रख रखा है। तो ये हो गया हमारे पास में कोई विद्युत क्षेत्र ले लिया आपने एक समान परिमाण का विद्युत क्षेत्र। तो ये हो गया हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई। अब ये हो गया हमारे पास में एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र का परिमाण आपको कितना दे रखा है, कैपिटल ई दे रखा है, ठीक है ना। इस विद्युत क्षेत्र में आपने एक बेलन को रख दिया, तो ये हमने एक बेलन को रख दिया इसके अंदर, ठीक है। ये हमने एक बेलन को रख दिया इसके अंदर, और ये जो बेलन है ये इस प्रकार से हो गया। अब हमें दर्शाना है कि इस बेलन की जो अक्ष है, ये बोला गया है कि इस बेलन की जो अक्ष है वो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर है। तो देखो बेलन की अक्ष इस विद्युत क्षेत्र के अंदर है भी। तो हमें बोला गया है कि ये सत्यापित कीजिए कि बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा। बेलन से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए क्या होता है हमारे पास में। जैसे ये हमारे पास में पहला प्रश्न है, यहाँ पे S1 आ गया ये, ठीक है। फिर कितने पृष्ठ है, आपने क्या बोला था, फ्लक्स। फ्लक्स बराबर क्या होता है हमारे पास में, फ्लक्स की परिभाषा आपने क्या बोली थी, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, बंद पृष्ठ। अब कितने बंद पृष्ठ बन रहे हैं यहाँ पे, एक तो ये बन रहा है, एक ये वाला बंद पृष्ठ है, ठीक है। एक ये वाला भी तो बंद पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ जिसको आप बोलते हैं, ये भी तो बंद पृष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ से ये पहला हो गया, जैसे ये हमारे पास में दूसरा बंद पृष्ठ हो गया S2, और ये हो गया हमारे पास में तीसरा बंद पृष्ठ S3। अब क्षेत्रफल सदिश जो होता है ये पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर हो गया यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश DS, ठीक है। यहाँ पे पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर हो गया क्षेत्रफल सदिश DS, और विद्युत क्षेत्र वाली जो दिशा है वो यहाँ पे ये है। यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश जो है पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर हो गया DS, लेकिन विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ये वाली दे रखी है आपको, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात। तो होता है बेलन से पारित जो कुल विद्युत फ्लक्स है उसका मान हम ज्ञात करने का प्रयास करें। बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स। तो यहां से हमारे पास में देखिए कितना आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स आपने फाई ले लिया, फाई ई बराबर होगा हमारे पास में समाकलन E डॉट ds किसके लिए, S1 के लिए, प्लस E डॉट ds S2 के लिए, और प्लस यहाँ पे हो गया हमारे पास में E डॉट ds किसके लिए, S3 के लिए। अब यहाँ से अगर हम देखें, देखिए समाकलन है S1 के लिए E ds और कोस थीटा आता है, यहाँ पे थीटा E व ds के मध्य का कोण। S1 के लिए देखिए अब ये S1 है, ये ds है, ये E है, दोनों की दिशा कैसी है, एक समान है ना, दोनों एक ही दिशा में है। तो इसका मतलब इनके मध्य का कोण कितना हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री। प्लस S2 के लिए अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास में E ds कोस है, और S2 के लिए कोण कितना है हमारे पास में, E और ds के मध्य का कोण कितना है, 90 डिग्री। प्लस समाकलन हो गया S3 के लिए E ds और कोस। अब यहाँ पे ds की दिशा तो ये है और E की दिशा ये है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, मतलब इनके मध्य का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से 180 डिग्री हो गया इनके मध्य का कोण। तो यहाँ से फाई E का मान हमारे पास में देखिए क्या आएगा, कोस 0 का मान 1 होता है, तो E आ गया बाहर। समाकलन होगा S1 के लिए ds का, प्लस कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, पूरा 0 हो गया, प्लस कोस 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1, तो माइनस आ जाएगा बाहर, तो E आ गया बाहर। और समाकलन S3 के लिए आपको करना है ds का, तो यहाँ से E इंटू ds का समाकलन आपको करना है। अल्प क्षेत्रफल का समाकलन करने में पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा आपको। तो थोड़े से क्षेत्रफल का यदि हम समाकलन करते हैं तो हमें पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पूरा क्षेत्रफल अगर आपको प्राप्त होता है S1 के लिए, तो ये क्या है हमारे पास में, इसका अनुप्रस्थ काट ये वाला पाई r स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल।
तो ये हो गया हमारे पास में पाई आर का स्क्वायर। आर यहाँ पे इसकी त्रिज्या है, जहां पे आर क्या है इसकी बेलन की त्रिज्या है, ठीक है। ये 0 है माइनस ई इंटू, अब यहाँ पे भी S3 के लिए भी आप क्षेत्रफल का आप समाकलन करोगे तो पूरा क्षेत्रफल मिलेगा। और ये S3 भी क्या है, यहाँ पे इसका अनुप्रस्थ काट ही है, और बेलन के अनुप्रस्थ काट समान ही होते हैं, पाई आर स्क्वायर आएगा इसका क्षेत्रफल भी, पाई आर का स्क्वायर। तो बराबर हमारे पास में कितना आ गया यहाँ पे, पाई ई का मान कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ ये ध्यान रखना है कि आर क्या है यहाँ पे, इस बेलन की त्रिज्या, ठीक है ना। यहाँ पे आर क्या है, इस बेलन की त्रिज्या, समझ गए आप मेरी बात को। अब आगे देखें, अगर हम इसमें अगला एग्जाम्पल नंबर 3, अगले एग्जाम्पल पे चर्चा करें। अगर हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में, अब देखिए, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो शीट से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट है, उस वृत्ताकार शीट की जो त्रिज्या है वो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मान 5 सेंटीमीटर हो गया, मीटर में चेंज कर दिए इसको, तो 5 × 10⁻² मीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का मान आपको दे रखा है कैपिटल ई का मान 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर में इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। इस शीट का जो तल है, इस कुंडली का जो तल है, इस बद्ध पृष्ठ का जो तल है, वो विद्युत क्षेत्र के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है। और अगर तल का कोण दिया जाता है तो ई और डीएस के मध्य का कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे, दिए गए कोण को 90 में से माइनस कर देंगे। तो थीटा से जिसको आप दर्शा रहे थे, थीटा कैसे ज्ञात करोगे आप, 90 माइनस में तल का कोण, और तल कितना कोण बनाता है इसका जो तल है वो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 माइनस कर दो आप, इसमें से कितना आ गया हमारे पास में 60 डिग्री आ जाएगा ई और डीएस के मध्य का कोण, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में देखिए फाई ई बराबर हमारे पास में क्या होता है, ई इंटू में एस इंटू में कोस थीटा, ये होता है ना। तो यहाँ से ई और एस यानी क्षेत्रफल, वृत्ताकार शीट है, वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ये पाई आर स्क्वायर, और कोस और थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। ई का मान हमने लिख दिया 5 × 10⁵ गुणा पाई का मान हमारे पास में हो गया 3.14 गुणा आर का मान हमारे पास में था 5 × 10⁻², इसका स्क्वायर करो आप तो 25 × 10⁻⁴ गुणा 1/2, कोस 60 का मान हो गया 1/2। इसको हल करना है हमें आगे, और जब हम इसे हल करते हैं तो हमें मान मिलता है 1.96 × 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर। 1.96 गुणा 10⁻³ वोल्ट इंटू मीटर। आप सॉल्व करके देख लेना एक बार, हो सकता है इसके उत्तर में आंकिक मान में गड़बड़ी हो, आप गुणा भाग हल करके देख लीजिएगा, जैसा भी इसका प्रतिरूप आपको प्राप्त होता है, ठीक है ना। समझ गए आप मेरी बात। ये थे विद्युत फ्लक्स पे आधारित कुछ आंकिक प्रश्न, ठीक है ना, समझ गए आप, विद्युत फ्लक्स पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। अब हम देखते हैं आवेश वितरण के बारे में, सतत आवेश वितरण, ठीक है ना, सतत आवेश वितरण, इसके बारे में हम देखेंगे। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। उससे पहले हमें देखना है आवेश घनत्व। पहले हम टॉपिक देख लेते हैं आवेश घनत्व। टॉपिक है हमारा आवेश घनत्व। अब आवेश घनत्व जो है 3 प्रकार का होता है। आवेश घनत्व 3 प्रकार का है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो यहां से पहला है हमारे पास में रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होगा हमारे पास में पृष्ठीय आवेश घनत्व,
पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा और अंतिम हो गया हमारे पास में आयतन आवेश घनत्व। अभी जो आवेश घनत्व है, इनकी 3 प्रकार की परिभाषा है। इन तीनों के प्रकार देख लीजिए आप, और आप ये देख लीजिए कि तीनों कब लागू होते हैं, कहाँ पे लागू होते हैं, कौन सी स्थिति में तो रेखीय आवेश घनत्व लगेगा, किस स्थिति में किस चालक के लिए पृष्ठीय आवेश घनत्व काम में आएगा, और किस चालक के लिए आयतन आवेश घनत्व काम में आएगा। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात को। तो रेखीय आवेश घनत्व जो होता है इसको लैम्डा से दर्शाते हैं, है ना। और ये बराबर हमारे पास में, इसके लिए सूत्र बता देता हूँ, फिर सूत्र से हम परिभाषा देख लेंगे। इसके लिए सूत्र होता है आवेश और Q बट्टा में L। बट्टा में लगने वाली राशि क्या बोलते हैं हम लोग, इकाई। बट्टा में लगने वाली राशि को हम इकाई बोलते हैं परिभाषा के रूप में। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि किसी पृष्ठीय चालक की इकाई लंबाई, किसी पृष्ठीय चालक की इकाई लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है ना, किसी रेखीय चालक की इकाई लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी रेखीय चालक की, किसी कौन से चालक, रेखीय चालक की इकाई लंबाई पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, सॉरी। किसी रेखीय चालक की इकाई लंबाई पर वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। ठीक है ना। अब इसका जो एसआई मात्रक है वो आप देखिए क्या हो जाएगा, इसका मात्रक एसआई मात्रक हमारे पास में देखिए, क्यू का तो हो गया कूलाम, और बट्टा में लंबाई का हो गया मीटर। इसकी विमा आप देखिए, तो कूलाम के लिए हमारे पास में क्या होता है T1 A1, और ये हो गया L1 जो कि बट्टा में है तो ऊपर चला जाएगा ये, तो L तो आ गया माइनस में 1 T1 A1। और ये कहाँ पे लगता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, किसके लिए उपयोग होता है इसका उपयोग होता है रेखीय चालकों के लिए। रेखीय चालक जैसे कि तार है, वलय यानी कि रिंग, वलय यानी रिंग। जैसे आप जो अंगूठी पहनते हैं वो क्या एक वलय है। वलय में क्या होगा कि केवल और केवल ये बाउंड्री जो है ना, इसी पे वो धातु लगी हुई होगी, अंदर बीच में थोड़ी कोई धातु लगी हुई होगी, नहीं लगी हुई है। तो ये वलय और रिंग, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास में रेखीय आवेश घनत्व। उसके बाद में हमारे पास पृष्ठीय आवेश घनत्व। देखिए क्या होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसके बारे में हम देखते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है इसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो ये सिग्मा बराबर हमारे पास में देखिए क्या होगा, पहले आप सूत्र देख लीजिए, सूत्र के हिसाब से परिभाषा है, फिर परिभाषा के हिसाब से सूत्र भी बना सकते हैं आप लोग। आपने कहा था कि इकाई बोली गई जो राशि होती है उसे हम लोग बट्टा में लगाते हैं। तो हमने बोला था कि किसी पृष्ठीय चालक के अल्प क्षेत्रफल या इकाई क्षेत्रफल, किसी पृष्ठीय चालक के इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश Q को हम क्या कहते हैं, रेखीय पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से दर्शाते हैं। किसी पृष्ठीय चालक के इकाई क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। ठीक है ना, इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। अब इसका जो एसआई मात्रक है वो आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास में क्या बन सकता है, इसका एसआई मात्रक है, इसका एसआई मात्रक हमारे पास में हो गया कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी जो विमा है हमारे पास में वो देखिए क्या हो जाएगी, विमा देखिए कूलाम के लिए तो हो गया T1 A1, और मीटर का इसका मीटर के लिए होता है L जो कि 2 है, तो L2 ऊपर जाएगा तो L माइनस 2 T1 A1, ये इसकी विमा हो गई। अब ये जो सिग्मा है ये नुकीले किनारों पर इसका मान कम होता है, और समतल पृष्ठ पर, समतल सतह पर इसका मान अधिक होता है। देखो नुकीले किनारे, जैसे कोई आपको आयताकार शीट दे रखी है ना, कोई आयताकार पृष्ठ आपको दे रखा है, तो उसके जो किनारे है ना वहां पे इस सिग्मा का मान अधिक होता है, ज्यादा होता है ना। क्यों होता है भाई, ये जैसे शंकु है, इस शंकु के इस शीर्ष पर सिग्मा का मान ज्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस शीर्ष पे क्षेत्रफल कम हो गया ना, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल कम है तो सिग्मा का मान ज्यादा होगा। समझ गए ना मेरी बात को। मतलब नुकीले किनारों पर यह अधिकतम होता है और समतल पृष्ठ पर ये न्यूनतम होता है। ठीक है ना। नुकीले किनारों पर
अधिकतम होता है और समतल पृष्ठ पर न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसका उपयोग आपको देखना है कहाँ होता है इसका उपयोग, है ना। पृष्ठीय चालक के लिए हो सकता है इसका उपयोग। इसका जो उपयोग है वो किसी पृष्ठीय चालक के लिए हो सकता है, किसी भी चालक के लिए, चाहे वो त्रिविमीय क्यों ना हो। कोई गोला है ना, उसमें भी चालक गोला होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कौन सा आवेश घनत्व काम में आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्योंकि किसी भी चालक पे आवेश जो है वो केवल उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। किसी चालक पर आवेश जो है वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होता है। ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास में देखिए, जैसे चालक गोला हो गया, समतल कोई शीट हो गई, या फिर कोई वलय नहीं, जैसे चक्ति हो गई। वलय और चक्ति में क्या अंतर हुआ, जो रिंग है ना उसमें केवल परिधि पर, केवल बाउंड्री पर पदार्थ लगा हुआ होता है। और चक्ति जो डिस्क आप कंप्यूटर में काम में नहीं लेते, डीवीडी जो आप काम में लेते हैं वो चक्ति है। उस जैसे कॉइन है ना, कॉइन सिक्का, वो चक्ति है, उसके बीच में भी पदार्थ लगा हुआ होता है, केवल बाउंड्री पे नहीं लगा हुआ होता। ठीक है ना, ये हो गया। आयतन आवेश घनत्व जो है ये केवल अचालकों में काम में आता है। किसमें, अचालकों में। त्रिविमीय अचालक नहीं होते, तीन विमाओं में फैले हुए अचालक, ठीक है ना, उनमें काम में आता है। जैसे मान लीजिए कोई अचालक परत आपको दे रखी, शीट, आयताकार परत है, वो अचालक परत है, तो उसमें तो पृष्ठीय आवेश घनत्व काम में आएगा। लेकिन अगर मान लो आपको अचालक गोला दे दिया, तब क्या काम में आएगा, आयतन आवेश घनत्व काम में आएगा। अगर अचालक गोला है तब तो आयतन आवेश घनत्व काम में आएगा, और अगर चालक गोला है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व काम में आएगा। ठीक है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर चालक नाम लग जाता है ना, चालक शब्द लग जाता है, तो चालक में क्या होता है कि आवेश आप कहीं पे भी दे दो। जैसे ये चालक गोला है, इस चालक गोले के अंदर आपने किसी बिंदु पे आवेश रख दिया, तो वो अंदर आवेश नहीं रहेगा, वो आवेश जो है वो इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, अंदर नहीं आएगा इस पे आवेश। ठीक है ना। आवेश केवल चालक के पृष्ठ पर होता है एक समान रूप से, अंदर आवेश नहीं होता। इसका मतलब है चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश रहेगा, अंदर कोई आवेश नहीं होगा। ठीक है ना। लेकिन अचालकों में जो आवेश है वो उसी बिंदु पर स्थित होता है जहां पर इसे विस्थापित किया जाता है, जहां पर इसे रखा जाता है। ठीक है ना। जिस बिंदु पर हम आवेश को रखते हैं उसी बिंदु पर आवेश उपस्थित रहता है अचालकों के लिए। ठीक है ना। और यहां से अगर हम देखें तो आप आयतन आवेश घनत्व के बारे में देखिए। देखो, अचालकों में जो आवेश है वो उसी बिंदु पर स्थित होता है जिस बिंदु पर इसे छोड़ा जाता है। जैसे आपने अंदर छोड़ दिया तो अंदर रहेगा। पृष्ठ, आप चालकों में क्या होता है कि आप अंदर छोड़ते तो भी अंदर नहीं रहेगा, ये केवल पृष्ठ पर एक समान रूप से आ जाएगा, वितरित हो जाएगा। ठीक है ना। केवल पृष्ठ पे, अंदर तो आवेश होता ही नहीं है चालकों में। ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें, इसको हम लोग दर्शाते हैं रॉ से। किससे दर्शाते हैं, रॉ से। और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, किसी अचालक के इकाई आयतन पर वितरित आवेश Q को आवेश आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है ना। किसी अचालक के इकाई आयतन पर वितरित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है। किसी अचालक के इकाई आयतन पर वितरित आवेश Q को हम क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है। अब ये जो आयतन आवेश घनत्व है उसके बारे में हम चर्चा करें तो इसका जो एसआई मात्रक है वो देखो अब क्या होता है हमारे पास में। इसका एसआई मात्रक हमारे पास में क्या हो जाएगा, अब इसका जो एसआई मात्रक है वो, इसका जो एसआई मात्रक वो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, Q का मात्रक क्या हुआ, Q का मात्रक क्या होगा हमारे पास में। अब यहां से देखिए Q का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, बट्टा में आयतन है, आयतन का मात्रक हमारे पास में क्या हो गया, मीटर का क्यूब। अब इसकी जो विमा है वो आप देखिए, विमा देखिए मीटर के लिए L आता है जो कि L3 हो गया, ऊपर जाएगा तो L माइनस का 3 और T1A1। ठीक है। और इसका जो उपयोग है वो कहाँ होता है, केवल और केवल अचालकों में। उपयोग कहाँ होगा, अचालकों में, वो भी ठोस अचालक गोला है, जैसे ठोस अचालक गोला, ठोस अचालक गोला। तो
इसमें देखो आप, ये हो गया हमारे पास में आयतन आवेश घनत्व। तो अब देखिए ये तो था हमारे पास में आवेश घनत्व, ये था हमारे पास में आवेश घनत्व। अब इस आवेश घनत्व को आपने देख लिया। देखो आप आवेश घनत्व ये ध्यान रखना, आपको अगर चालक का दिया जाए, प्रतिरूप बताया जाए, आपको ये बताया जाता है कौन सा चालक है, ये कौन सा किसके लिए आप आवेश घनत्व काम में ले रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको देखना है कि इसमें कौन सा आवेश घनत्व काम में आएगा। जैसे आपको बोल दिया जाए कि कोई वलय है, उसके लिए आवेश घनत्व आपको काम में लेना है, तो वलय पे रेखीय आवेश घनत्व होगा। अगर आपको चकती बोल दी जाए तब कौन सा आवेश घनत्व होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, ठीक है ना। अगर आपको चालक गोला बोला गया है तो उसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व काम में आएगा, और अगर आपको अचालक गोला बोला गया है तो उसमें आयतन आवेश घनत्व काम में आ सकता है और नहीं भी आ सकता। अब कैसे, वह आयतन आवेश घनत्व आपको ये देखना है कि अगर आपको खोखला गोला दे रखा है ना, अचालक गोला, खोखला अचालक गोला है, खोखला गोला है, केवल पृष्ठ पृष्ठ अंदर कुछ नहीं है, खोखले अचालक गोले में तो पृष्ठीय आवेश घनत्व काम में आएगा। ठोस अचालक गोला है, केवल और केवल ठोस अचालक गोला, उसमें क्या काम में आता है, आयतन आवेश घनत्व काम में आता है, ठीक है ना। अब ऐसे हमें देखना है आवेश वितरण के बारे में, सतत आवेश वितरण के बारे में हमें पढ़ना है कि क्या होता है सतत आवेश वितरण, ठीक है। तो देखिए सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण अब देखिए क्या है सतत आवेश वितरण, इसके बारे में अगर हम देखें तो सतत आवेश वितरण के बारे में देखिए आप क्या होता है हमारे पास में, मतलब आपने बोल दिया कोई पृष्ठ आपको दे रखा है, कोई भी चालक है या अचालक है, यदि किसी अचालक पर जो पृष्ठ है, जो आवेश है, वो असमान रूप से वितरित ना होकर एक समान रूप से वितरित है, मतलब समान रूप से वितरित किया गया है। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश असमान रूप से वितरित न होकर एक समान रूप से वितरित है तो इसे हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश, नहीं क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण बोलते हैं। मतलब यदि किसी चालक पर या यदि किसी चालक पर या अचालक मान लीजिए, यदि किसी चालक पर आवेश विविक्त रूप से वितरित न होकर, विविक्त मतलब असमान रूप से वितरित न होकर, यदि किसी चालक पर आवेश विविक्त रूप से वितरित न होकर सतत रूप से वितरित हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। यदि किसी चालक पर आवेश विविक्त रूप से वितरित न होकर सतत रूप से वितरित हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। और ये जो सतत आवेश वितरण है इसके तीन प्रकार है, वही तीन प्रकार है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, ठीक है ना। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, ठीक है। तो यहां से तीन प्रकार हो गए इसके। पहला तो हो गया हमारे पास में वही रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण हो गया हमारे पास में। दूसरा है हमारे पास में पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा और अंतिम है हमारे पास में आयतन आवेश वितरण। तीसरा और अंतिम है हमारे पास में आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। अब यहां से अगर अपन देखें तो रेखीय आवेश वितरण क्या है हमारे पास में, हमने बोला था आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण जो है इसकी परिभाषा में हमने बोला कि यदि किसी चालक पर आवेश विविक्त रूप से वितरित न होकर, यदि किसी चालक पर आवेश विविक्त रूप से वितरित न होकर सतत रूप से वितरित हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सतत आवेश वितरण कहते हैं। यदि किसी चालक पर आवेश विविक्त रूप से वितरित न होकर सतत रूप से वितरित हो तो इसे हम सतत आवेश वितरण कहते हैं। और ये तीन प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, ठीक है ना। जैसे ये हमारे पास में कोई रेखीय चालक हमें दे रखा है, ये कोई हमें रेखीय चालक दे रखा है जिसपे आवेश आपने एक समान रूप से वितरित कर रखा है, कितने भी परिमाण का आवेश हो सकता है,
इस पे आपने ले लिया ये अल्पांश, इस अल्पांश की लंबाई है dl और इस पे अल्पांश पे आवेश आपने ले लिया dq। इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर कोई आवेश आपने रखा है q नॉट, ठीक है। इस पर लगने वाले बल का व्यंजक आप ज्ञात कीजिए। अल्पांश के द्वारा लगने वाला बल हम ज्ञात करें, अल्पांश द्वारा इस पर लगने वाला बल ज्ञात करें। तो देखिए अल्पांश द्वारा Q नॉट पर बल, अल्पांश के द्वारा जो बल लगेगा वो बल होगा dF और वो बराबर हमारे पास में क्या होता है k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। तो k q1 यानी इस अल्पांश का आवेश dq और q2 यानी ये आवेश q नॉट और अपॉन में r का स्क्वायर और r का कैप, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो पुनः है लैम्डा बराबर हमारे पास में क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण बराबर हमारे पास में क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व बराबर है q अपॉन में l, यहाँ पे अल्पांश दे रखा है तो dq अपॉन में dl। तो यहाँ से हमारे पास में dq का मान कितना आ गया लैम्डा dl, ये मान आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो df का मान हो गया हमारे पास में k, dq की जगह हमने क्या लिख दिया लैम्डा dl अपॉन इंटू में q नॉट अपॉन में r का स्क्वायर और इंटू में r का कैप। संपूर्ण चालक द्वारा बल, संपूर्ण चालक द्वारा Q नॉट पर बल और वो कितना आ जाएगा हमारे पास में F आ जाएगा और वो F क्या होगा हमारे पास में इस अल्प बल का समाकलन। तो समाकलन हो गया हमारे पास में K लैम्डा dl Q नॉट अपॉन में R का स्क्वायर R का कैप, या फिर K बाहर आ गया Q नॉट बाहर आ गया लैम्डा बाहर आ गया अपॉन में R का स्क्वायर बाहर आ गया, समाकलन में क्या बचेगा dl और R का कैप, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में बल का मान, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, F का मान आ गया आपके पास में। ऐसे ही इस पे विद्युत क्षेत्र, ऐसे ही इसमें मान लीजिए आपने ये एक आपने जैसे कोई पृष्ठीय चालक ले रखा है और इस पे आपने कोई आवेश वितरित कर रखा है, ये इस पे आपने एक अल्पांश ले लिया, इस अल्पांश का क्षेत्रफल तो ds है और इसका आवेश है dq। इससे स्मॉल r दूरी पर कोई आवेश आपने रखा है q नॉट, ठीक है। तो इस पे अल्पांश के द्वारा जो बल होगा वो df आ जाएगा, वो क्या आएगा हमारे पास में k q1 तो इस अल्पांश का बल dq q नॉट अपॉन में r का स्क्वायर r का कैप। अब यहाँ से आप देखिए सिग्मा बराबर हमारे पास में क्या होगा dq अपॉन में ds। तो यहाँ से dq बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा सिग्मा ds। तो यहाँ से df का मान हमारे पास में कितना आ गया k सिग्मा ds q नॉट अपॉन में r का स्क्वायर r का कैप। तो यहाँ से f का मान कितना हो जाएगा, इसका समाकलन, समाकलन करते हो तो k बाहर आ जाएगा, सिग्मा बाहर आ गया, q नॉट बाहर आ गया अपॉन में r का स्क्वायर बाहर आ गया, समाकलन में अल्प राशि बचेगी ds और r का कैप, ठीक है। और मान लीजिए कोई आपको त्रिविमीय अचालक पदार्थ दे रखा है, इस पे आपने एक समान रूप से आवेश को वितरित कर रखा है, इसका ये अल्पांश है, अल्पांश का अल्प आयतन हो गया dv और आवेश हो गया dq। इससे स्मॉल r दूरी पर है कोई q नॉट आवेश। तो यहाँ से df का मान हमारे पास में देखिए कितना हो जाएगा k dq इंटू q नॉट अपॉन में r का स्क्वायर और r का कैप। तो यहाँ से आप देखिए रॉ बराबर हमारे पास में क्या होता है dq अपॉन में dv। तो यहाँ से dq बराबर क्या आ गया रॉ इंटू में dv। तो यहाँ से df का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा k रॉ इंटू dv इंटू q नॉट अपॉन में r का स्क्वायर r का कैप। तो f का मान हो गया इसका समाकलन, तो k बाहर आ गया रॉ बाहर आ गया q का नॉट बाहर आ गया अपॉन में r स्क्वायर बाहर ले लिया, समाकलन में अल्प राशि बच गई dv और r का कैप, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया। अब इससे आगे की जो चर्चाएं हैं ये हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।